दिया। तो बात आज होने वाली है, वो बात होगी अंटार्कटिका महाद्वीप को लेकर। और अंटार्कटिका महाद्वीप में जो अपने बात होगी, इसकी बात करेंगे कंप्लीट रूप से, पहले विस्तारित रूप से, और उसके बाद में वापस वही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों की एक श्रृंखला लेके आएंगे 1 घंटे की, जिसमें बनने वाले इसके सभी प्रकार के क्वेश्चन है क्लियर कर लेंगे। अंटार्कटिका छोटा महाद्वीप है, ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनेंगे, लेकिन फिर भी बहुत ही अच्छा चांस बनता है यहाँ से क्वेश्चन बनने का। एग्जामों में बहुत ही बार यहाँ से क्वेश्चन बने हुए हैं, कई बार पूछे हुए हैं। तो देखना आज का जो आपका महाद्वीपीय भाग रहेगा वो रहेगा अंटार्कटिका महाद्वीप। वो तेरी समस्या है, मेरी थोड़ी। क्या हुआ, ये कैसे आया? व्हाइट में नहीं आता है क्या? अब नहीं आ रहा? ये नहीं दिखाई देता रहा व्हाइट। अंटार्कटिका महाद्वीप, देखना इसकी विशेषताओं को लेकर बात करने वाले। ये भाग है आपके पास अंटार्कटिका महाद्वीप का है। क्या हुआ? तो अब देखना इसकी क्या विशेषता रहती है। ये जो इसका भाग है यहां पर, ये आपके पास दक्षिणी ध्रुव है। तो दक्षिणी ध्रुव के चारों ओर विस्तारित रूप से जो महाद्वीप है वही कौन सा है? अंटार्कटिका महाद्वीप। तो मतलब जो दक्षिणी ध्रुव अपनी पृथ्वी का, एक तो उत्तरी ध्रुव होगा, एक दक्षिणी, तो दक्षिण के ध्रुव के चारों ओर ये अंटार्कटिका महाद्वीप फैला हुआ है। पूरा का पूरा बर्फीला महाद्वीप है। यदि क्षेत्रफल के अनुसार देखा जाए तो पांचवा सबसे बड़ा महाद्वीप, 1,32,00,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है इसका। तो अब देखना इसकी विशेषताओं को लेकर बात करें। ये है आपके पास दक्षिण। अब मैं एक बार इस अंटार्कटिका की अलग अलग बातें आपको अलग से बताऊंगा। यहाँ एक पर्वत श्रृंखला है, ट्रांस अंटार्कटिका पर्वत श्रेणी, ये रहेगी। यहाँ इसका ये जो भाग, इसका ये भाग निकला हुआ है, ये एक प्रायद्वीप का है। कोलंबर प्रायद्वीप का भाग रहेगा। यहाँ इसका एक सागरीय भाग रहेगा, जिसको रोस सागर के नाम से जानेंगे। यहाँ एक सागर रहेगा जिसको वेडेल सागर के नाम से जाना जाए।
इस सागरीय भाग में यहां पर आपको एक ज्वालामुखी मिलेगी। इरेबस एकमात्र एक्टिव ज्वालामुखी है अंटार्कटिका की, वो यहाँ मिलेगी आपको। अब इसकी मैं अलग अलग विशेषता आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा मैप के साथ में आपको याद रखना है। इस अंटार्कटिका की जो ऊंची चोटी है माउंट मेसिप, तो वो माउंट मेसिप आपको इस जगह एक पर्वत श्रृंखला रहेगी उसके ऊपर में, यहाँ इसकी सबसे हाईएस्ट पीक मिलेगी, सबसे ऊंची। अभी हम बात कर लेंगे इसकी टोटल बात, तो ज्यादा विस्तारित महाद्वीप नहीं, नॉर्मल अभी हो जाएगा कंप्लीट। सबसे पहले तो आपको क्या ध्यान देना, अंटार्कटिका जो महाद्वीप है ये दक्षिणी ध्रुव के चारों ओर विस्तारित है, एक तो ये बात याद रखनी। दूसरी बात दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। तीसरी बात गोंडवाना लैंड का अवशेष रहा है। चौथी बात पूरा बर्फीला महाद्वीप है। पांचवी बात निर्जन महाद्वीप है। 6 नंबर की बात करें तो श्वेत महाद्वीप कहते हैं। 7 नंबर की बात करें तो विज्ञान को समर्पित महाद्वीप रहेगा। 8 नंबर बात करें तो गतिशील महाद्वीप रहेगा। 9 नंबर बात करें तो भविष्य का द्वीप कहलाएगा। 10 नंबर बात करें तो भविष्य के लिए समर्पित महाद्वीप भी कहलाता है। तो ये सब की सब बातें अभी इसकी होने वाली है। तो देखो सबसे पहले तो क्या याद रखना है, यदि पूछ ले, देखना अंटार्कटिका महाद्वीप गोंडवाना लैंड का अवशेष है। नेक्स्ट ध्यान देना, अंटार्कटिका महाद्वीप दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। नेक्स्ट ध्यान देना, अंटार्कटिका महाद्वीप को लेकर बात की जाए तो याद रखना दक्षिणी गोलार्ध में अंटार्कटिका महाद्वीप दक्षिणी ध्रुव के चारों ओर स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। दक्षिणी ध्रुव के चारों ओर स्थित है। नेक्स्ट देखना अगली विशेषता, अंटार्कटिका महाद्वीप के बारे में सर्वप्रथम बात करें तो सबसे पहले इस महाद्वीप का उल्लेख टोलमी नाम के व्यक्ति ने किया था। अंटार्कटिका महाद्वीप का सर्वप्रथम उल्लेख टोलमी नामक व्यक्ति ने किया था।
नेक्स्ट ध्यान देना, अंटार्कटिका महाद्वीप की खोज जेम्स कुक ने की थी। अंटार्कटिका महाद्वीप की खोज जेम्स कुक ने की थी। अंटार्कटिका महाद्वीप पर पहुंचने वाला प्रथम जो व्यक्ति था वो था फेबियन। फेबियन नाम का व्यक्ति सबसे पहले अंटार्कटिका पर पहुंचा था। नेक्स्ट ध्यान देना, अंटार्कटिका पर फेबियन गया था, लेकिन ये जो दक्षिणी ध्रुव था यहां सबसे पहले पहुंचने वाला एमर्सन था। एमर्सन था, याद रखना। आप देखना, अंटार्कटिका की यदि नेक्स्ट बात करें, अंटार्कटिका महाद्वीप को बर्फीला महाद्वीप या श्वेत महाद्वीप कहते हैं। आप देखो, इसको बर्फीला महाद्वीप या श्वेत महाद्वीप के नाम से भी जानते हैं। कारण क्या है? क्योंकि ये पूरा का पूरा बर्फ की चट्टान के द्वारा पूरा का पूरा ढका हुआ है, उसकी वजह से इसको बर्फीला या श्वेत महाद्वीप के नाम से भी जानते हैं। अब देखना, जो बर्फ यहाँ पर है वो स्थायी नहीं है। अरे तुम लिखना बाद में, या मैं बोल बोल के लिखवा दूं। यहाँ पर जो बर्फ है वो स्थायी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जैसे ही मान लो गर्मियों का समय होता है तो बर्फ पिघल जाती है और सर्दियों में बर्फ की चट्टान मोटी हो जाती है। इसका मतलब ये जो महाद्वीप है वो भी स्थायी नहीं, ये भी एक प्रकार से गतिशील महाद्वीप है। तो अंटार्कटिका महाद्वीप को बर्फीला या श्वेत महाद्वीप कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर पूर्ण रूप से यह बर्फ से ढका हुआ। देखना,
अंटार्कटिका महाद्वीप को गतिशील महाद्वीप कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि गर्मियों में बर्फ पिघल जाती है तथा सर्दियों में बर्फ की जो परत होती है वो मोटी हो जाती है। सर्दियों में बर्फ की परत मोटी हो जाती है तो ये स्थायित्व नहीं है, मतलब गति करता रहता है, इसलिए क्या कहते हैं? गतिशील महाद्वीप। देखना, अंटार्कटिका महाद्वीप को निर्जन महाद्वीप की संज्ञा दी जाती है। निर्जन महाद्वीप कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यहां पर एक भी स्थायी निवासी नहीं है। कोई भी स्थायी निवासी नहीं है। नेक्स्ट देखना, अंटार्कटिका महाद्वीप को यदि बात करें तो आशा का द्वीप कहते हैं। अब ये क्यों कहा जाता है इसके बारे में ध्यान देना। यदि मान लो कि ग्लोबल वार्मिंग हो जाए, उस स्थिति में देखा जाए तो ताप बहुत ज्यादा होगा पृथ्वी पर, और अधिक ताप की वजह से समुद्री जल सूखने के ज्यादा चांस रहते। अब जब समुद्री जल सूखेगा उस स्थिति में अंटार्कटिका महाद्वीप की बर्फ पिघलेगी, और इसको लेकर बात करें तो ये बर्फ पिघलेगी और ये मतलब जल में रूपांतरित होगी, और इसके द्वारा जो जल बनेगा वो जल यहाँ पर जनता के काम आएगा। इसका मतलब ये क्या रहेगा? आशा का दिन। एक आशा की जाती है कि यदि ऐसा हो जाए तो उस स्थिति में ये काम आ सकता है, इसलिए इसको आशा का दिन भी कहते हैं। उस स्थिति में खारा मीठा सब पिया जाता है।
पृथ्वी पर जल की कमी होगी, अंटार्कटिका महाद्वीप की बर्फ पिघलकर जलापूर्ति करेगी। तो इसे हम लोग आस्था का द्वीप भी कहते हैं। नेक्स्ट देखना, अंटार्कटिका महाद्वीप को विज्ञान को समर्पित महाद्वीप भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? जैसे मान लो कि किसी भी प्रकार का कोई परमाणु परीक्षण करना है तो उस स्थिति में परमाणु परीक्षण उस स्थान पर किया जाता है जो क्षेत्र पूरा खुला पड़ा हुआ होता है, क्योंकि जनसंख्या वाले क्षेत्र में यदि परमाणु परीक्षण किया जाए तो उसे बहुत ही बड़ी महामारी फैल सकती है, मतलब नुकसान बहुत ज्यादा हो सकता है। तो उस स्थिति में एकदम निर्जन स्थान होता है जहां कोई नहीं रहता, उस जगह पर वो कार्य किया जाता है। अब बात करें अंटार्कटिका की तो ये एक प्रकार से निर्जन महाद्वीप है, मतलब रहता कोई नहीं है। उस स्थिति में यहाँ परमाणु परीक्षण मतलब विज्ञान से संबंधित प्रतिक्रियाएं की जा सकती है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये विज्ञान को समर्पित महाद्वीप कहलाता है। परमाणु परीक्षण की दृष्टि से अनुकूलित क्षेत्र है, मतलब यहाँ पर इस प्रकार की, देखो एक उदाहरण के अनुसार देखा जाए तो जापान में हिरोशिमा और नागासाकी का नाम सुना होगा, और अमेरिका ने वहां एटम बम गिराए थे। वो जो बम गिराए गए उसकी वजह से इतनी ज्यादा महामारी फैली है वहां पर कि अभी भी उस क्षेत्र में जो जन्म लेने वाले 90% बच्चे हैं वो अपंग पैदा होते, जिनका मुख्य कारण वो एटम बम माने गए थे। या फिर आप ये कहो कि हिरोशिमा और नागासाकी में अभी भी उन एटम बमों की वजह से धरातल के आंतरिक भाग का तापमान धरातल पर देखने को मिलता है, तो उसकी वजह से कितना बड़ा मुआवजा आज जापान को भुगतना पड़ रहा है। तो इस प्रकार से यदि जनसंख्या वाले क्षेत्र में कोई भी परमाणु परीक्षण किया जाए तो उस बारूद की जो दुर्गंध होती है, या फिर ये मान ले कि उसके द्वारा जो महामारी होती है वो बहुत ही ज्यादा दूरी पर या बहुत ही विस्तारित रूप में फैल सकती है, इसकी वजह से बहुत बड़ा संकट आ सकता है। तो इसके लिए जो उचित क्षेत्र माना गया है जहां आसपास में कोई व्यक्ति विशेष या कोई भी किसी भी प्रकार से निवास नहीं करता है, उस स्थिति में यह अंटार्कटिका वाला क्षेत्र है उसके लिए अनुकूलित माना गया है। यदि नेक्स्ट बात करें तो अंटार्कटिका महाद्वीप को लेकर बात करें तो अंटार्कटिका महाद्वीप अभी मैंने बताया दक्षिणी ध्रुव के चारों तरफ फैला हुआ है या फिर दक्षिणी गोलार्ध में फैला हुआ है।
तो इस दक्षिणी ध्रुव पर स्थित होने के कारण अंटार्कटिका महाद्वीप में 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती है। अंटार्कटिका महाद्वीप दक्षिणी ध्रुव पर स्थित होने के कारण यहां पर छह महीने का दिन व 6 महीने की रात होती है। अब ध्यान देना यहां से, ये अपने पास ही अपना ग्लोब है। ये अपना ग्लोब है। अब देखना इसमें यदि बात करें ग्लोब को लेकर तो ये आपके पास भूमध्य रेखा है। ये आपके पास में 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा है, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश मकर रेखा। सब दिख जाएगा। महाद्वीप भाई इतनी आसानी से थोड़ी दिखे, कोई देश थोड़ी। ये आपके पास में 3 अक्षांश रेखाएं दिखी है। इनमें यदि बात करें मुख्य रूप से तो ये आपके पास में भूमध्य रेखा है, ये और ये आपके पास है मकर। अब यदि बात करें सूर्य की प्रतिक्रिया को लेकर तो ये आपके पास सूर्य में इसकी जो प्रतिक्रिया रहती है 12 महीने की, उसमें 6 महीने सूर्य उत्तरायण और 6 महीने दक्षिणायन रहता है। मतलब ये तो आपके पास भूमध्य रेखा है, ये भूमध्य रेखा है। तो सूर्य क्या काम करता है, 6 महीने इससे उत्तर में और 6 महीने इसके दक्षिण में। मतलब जब ये सूर्य की प्रतिक्रिया उत्तर दिशा में होती है तो हम उसे उत्तरायण होना कहते हैं, और जब ये दक्षिण दिशा में होती है तो दक्षिणायन होना कहते हैं। यहां आपके पास में यदि बात की जाए तो ये उत्तरी ध्रुव स्थित है, और यहां यदि बात की जाए दक्षिणी ध्रुव स्थित है। अब इसके अलावा यदि बात करें तो ये आपके पास अंटार्कटिका का भाग है। ये जो महाद्वीपीय भाग है इस जगह
ये अंटार्कटिका का भाग है। इसका मतलब अंटार्कटिका एक नंबर तो दक्षिणी ध्रुव पर स्थित है, दूसरी बात दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, मतलब ये भूमध्य रेखा का ऊपरी भाग है, वो है उत्तरी गोलार्ध का। और ये भाग आपके पास में दक्षिणी गोलार्ध का। अब यदि बात सूर्य की किरणों को लेकर की जाए आपके पास में, तो सूर्य 21 मार्च व 23 सितंबर को इस भूमध्य रेखा पर लंबवत चमकता है। 21 मार्च से लेकर 23 सितंबर के मध्य की जो समय अवधि होती है, उस समय अवधि में सूर्य उत्तरायण रहता है, तथा 23 सितंबर से लेकर 21 मार्च की समय अवधि होती है तो सूर्य दक्षिणायन होता है। मतलब आपने सुना होगा कर्क रेखा के ऊपर सूर्य की किरणें 21 जून को और मकर रेखा पर 22 दिसंबर। अब अंटार्कटिका की बात करें तो ये जो अंटार्कटिका महाद्वीप है आपके पास, दक्षिणी गोलार्ध में या दक्षिणी ध्रुव पर स्थित है। इस स्थिति में जब सूर्य उत्तरायण होता है, मतलब 21 मार्च से 23 सितंबर तक सूर्य उत्तरी गोलार्ध में रहता है, उस स्थिति में सूर्य की किरणें हैं वो अंटार्कटिका तक नहीं पहुंच पाती। तो अंटार्कटिका में 21 मार्च से 23 सितंबर तक रात रहती है, तथा 23 सितंबर से 21 मार्च तक सूर्य दक्षिणायन होता है, मतलब दक्षिणी गोलार्ध में, और इस समय अवधि में अंटार्कटिका पर दिन रहता है। तो ये भी आपको ध्यान देना है। ध्यान देना, 21 मार्च से 23 सितंबर तक सूर्य उत्तरायण रहता है। इस समयावधि में अंटार्कटिका महाद्वीप है 6 महीने की रात होती है। नेक्स्ट ध्यान देना, 23 सितंबर से 21 मार्च तक सूर्य दक्षिणायन होता है। इस समयावधि में अंटार्कटिका महाद्वीप पर छह महीने का 6 महीने का नहीं, 6 महीने तक। ऊपर क्या लिखा,
6 महीने की रात, अरे गलत है, पता नहीं है तुम लोगों को क्या लिख रहे हो। 6 महीने की रात होती है क्या? छह महीने तक दिन होता है। नेक्स्ट देखो, ये अपना ग्लोब है। ये अपना ग्लोब है। आप ध्यान देना इसमें, ये आपके पास में उत्तरी ध्रुव है और ये दक्षिणी ध्रुव है। ये आपके पास में सही है, 0 डिग्री देशांतर है। आप ध्यान देना यहां पर ही, ये इसके अलावा और दूसरी अन्य देशांतर रेखा है। ये सब की सब देशांतर रेखा है। और इनमें भी बात करें मुख्य रूप से, तो ये जो भाग आपके पास इस जगह का, ये किस महाद्वीप का पड़ा? अंटार्कटिका का। तो हमें यहां पर ये नजर आ रहा है कि ये सब की सब देशांतर रेखाएं अंटार्कटिका महाद्वीप में आपस में मिलती हुई नजर आती है। तो किस महाद्वीप में सभी देशांतर रेखाएं आपस में मिलती है? तो अंटार्कटिका। यहां जो ये भाग आपके पास में, यहां जो ये भाग आपके पास में, ये आर्कटिक महासागर का है। तो किस महासागर में सभी देशांतर आपस में मिलती है? और किस महाद्वीप में आपस में मिलती है? अंटार्कटिक में। अंटार्कटिका महाद्वीप, तो देखना एक बार यहां से, अंटार्कटिका महाद्वीप यानी दक्षिणी ध्रुव पर सभी देशांतर रेखाएं
आपस में मिलती। आर्कटिक महासागर यानी उत्तरी ध्रुव पर सभी देशांतर रेखाएं जोड़ी नदी में से चुपचाप कैसे बैठ के रहा? क्या बात है? तो अभी सदमा लगा हुआ है क्या टेस्ट का? और पूरी रात पड़ी है तो अभी नींद निकाल रही है? ऐसा तो नहीं है ना? ये देखो, अब देखो इसके बाद दो बजे किसकी क्लास? 2:30 बजे है। यही है, रोज ही 2:30 बजे लगती है। ये जो अंटार्कटिका का भाग हमने देखा था, इसकी जो ये पर्वत श्रृंखला है, ट्रांस अंटार्कटिका पर्वत श्रेणी, जो ये अंटार्कटिका को दो भागों में बांटती है। यहां एक पर्वत श्रृंखला है, और इसकी एक ऊंची चोटी है, 5140 मीटर। ये है माउंट मेसिन। ये अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी है। याद रखना, ये एक प्रायद्वीप है। प्रायद्वीप मतलब जिसके तीनों ओर जल स्थित हो। ये अंटार्कटिका का एकमात्र प्रायद्वीप है जहां पर बर्फ नहीं है। इसका नाम है कोलंबर प्रायद्वीप। यहां अंटार्कटिका में एक सागरीय भाग है ये बर्फीला भाग है, कहते इसे सागर है। नाम है इसका रोस सागर। 2016 में विश्व का सबसे ज्यादा जैव विविधता वाला क्षेत्र घोषित किया गया था। एक सागर इस जगह है।
नाम है इसका वेडेल सागर। अंटार्कटिका के दो ही सागर हैं, एक वेडेल सागर और एक रोस सागर। इस रोस सागर में एक ज्वालामुखी है। ये एक्टिव वोल्केनो है, मतलब सक्रिय ज्वालामुखी है। तो अंटार्कटिका की एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी भी यही रहने वाली है। इसका नाम है इरेबस या एयरबस। कहाँ गया? अंटार्कटिका महाद्वीप में कुल दो सागर हैं। एक का नाम है वेडेल सागर और दूसरा है रोस सागर। तो याद रखना, रोस सागर 2016 में विश्व का सर्वाधिक जलीय जैव विविधता वाला क्षेत्र घोषित किया गया है। नेक्स्ट ध्यान देना, अंटार्कटिका की सबसे लंबी जो पर्वत श्रृंखला है, सबसे लंबी पर्वतमाला ट्रांस अंटार्कटिका पर्वत श्रेणी है। जो अंटार्कटिका को दो भागों में विभाजित करती है। याद रखना, अंटार्कटिका की जो सबसे ऊंची चोटी है वो माउंट मेसिप है।
माउंट माउंट मैसिफ है, अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट मैसिफ है। याद रखना, अंटार्कटिका की एकमात्र एक्टिव वोल्केनो है वो इरेबस या एरबस है। अंटार्कटिका की एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी रोस सागर में इरेबस एयरबस या एयरबस है। याद रखना, अंटार्कटिका महाद्वीप पूरा बर्फीला महाद्वीप है, लेकिन पोलर प्रायद्वीप एकमात्र इसका जलीय भाग है। अब ये पूरा का पूरा बोर्ड वैसे हो जाए बंद तो फिर क्या होगा, मैं दोबारा नहीं बोल बोल के लिखूंगा आपको, और रिकॉर्ड यहाँ थोड़ी चलेगा। अरे बातें छोड़ो, क्या लिखा बताओ, बातें करने लग जाते हो। अंटार्कटिका महाद्वीप का एकमात्र जलीय भाग पोलर प्रायद्वीप है। टाइम क्या हो गया? अब आपको ही लिखना है, थोड़ा बहुत लिखना है ना, तो अब आप लिखो। ज्यादा तो नहीं है वैसे, तो आप ठीक कर रही बात। अंटार्कटिका कंप्लीट करना, आज ध्यान देना इस बात का। फोटो लो जल्दी से फोटो लो। ले यहाँ तक फोटो लो एक बार जल्दी से। बढ़ो आगे। लिया सबने फोटो? माता जी का आशीर्वाद फोटो ले ली क्या? टेस्ट दिया था क्या? अखंड बेरोजगार की ले ली? इनकी बढ़ो क्या आगे? भेमकट वाले की दो आईडी, एक पिंकी चलाती है,
एक रिंकू चलाता है। लिखो मत, फोटो लो। टाइम लग जाएगा लिखने में। रिकॉर्डिंग चल रही है। खड़े होके ले लो। बढ़ो आगे। याद रखना 1984 में जोसेफ फोरेमन ने अंटार्कटिका में ओजोन छिद्र की खोज की। याद रखना 1985 को ओजोन छिद्र को नेचर पत्रिका में प्रकाशित किया, मतलब इस पत्रिका में छाप दिया गया। एक एल्बर्ट ग्लेशियर अंटार्कटिका का ये जो भाग है इसका पूर्वी भाग। ये एल्बर्ट ग्लेशियर का। ये कोलंबर प्रायद्वीप है, यहां पर ड्रेक पैसेज है। ये अंटार्कटिका के कोलंबर प्रायद्वीप व दक्षिणी अमेरिका के मध्य का भाग है और एल्बर्ट ग्लेशियर धरती का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। अब याद रखना कई बार आप पढ़ते हो कि सियाचिन ग्लेशियर सबसे बड़ा ग्लेशियर है,
तो सियाचिन ग्लेशियर बड़ा कब बनेगा? जब ध्रुवीय ग्लेशियर को छोड़ दिया जाएगा। ये ध्रुवीय ग्लेशियर है, तो सबसे बड़ा ग्लेशियर वास्तव में एल्बर्ट है, लेकिन जब ध्रुवीय ग्लेशियर को छोड़कर आपको पूछा जाए तो अपना भारत वाला सियाचिन ट्रांस हिमालय वाला बताना है, तो उसको भी आप ही याद रखना है। विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर अंटार्कटिका के पोलंबर प्रायद्वीप व दक्षिणी अमेरिका के मध्य स्थित है। भारत भारत के सहित कुल 10 देशों ने अंटार्कटिका महाद्वीप में अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थान लगा रखे। भारत के द्वारा अंटार्कटिका महाद्वीप में मैत्री, दक्षिणी गंगोत्री, भारती व आईएनसी नाम के वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थान स्थापित किए गए। भारतीय 2012 में, ये 1987 में, 1984 में, 2012 में।
क्या लिखवा रहा है बिना फालतू में बीच में। लिख लो। हो गया अंटार्कटिका समान। आगे बढ़ू। कल इसके क्वेश्चन लेके आऊंगा ऑब्जेक्टिव। बड़ा महाद्वीप नहीं है, को 10-20 क्वेश्चन आएंगे 5-10 मिनट के बाद में हम आगे से और पढ़ लेंगे, ठीक है। इसका जो आगे का महाद्वीप है तो नेक्स्ट पढ़ लेंगे। ठीक है सा। अरे इसको बंद करो, लूनी नदी के। इस हरे वाले को दबाओ।